पिछली क्लास में हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के 10 टर्म्स कर लिए थे। ठीक है, अब हम 11वें टर्म से अपना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें आता है एक्सपेंस। आपका एक्सपेंस क्या होता है? एक्सपेंस यानी कि आपके खर्चे। तो इट इज ऑल्सो अनदर नेम ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो मैंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सप्लेन करा था पिछली क्लास में, एक्सपेंस उसका दूसरा ही नाम है, विच इज रेगुलर इन नेचर, लाइक पेमेंट ऑफ सैलरीज। ठीक है ना, पेमेंट कर देना सैलरी की, वेजेस पे कर देना, रेंट पे कर देना, ये सब एक्सपेंस की एक फॉर्म है। ठीक है, डेप्रिसिएशन लग जाना, बैड डेप्ट हो जाना। ठीक, इट इज कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू। ये कॉस्ट है जो कि होती है, क्यों होती है? ताकि हम रेवेन्यू जनरेट कर सके, उसको एक्सपेंस बोला जाता है। दैट कॉस्ट विच इनकर्ड फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू। अच्छा, इसमें भी आपके एक्सपेंस की एक तो प्रीपेड एक्सपेंस आ जाता है और एक आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो प्रीपेड एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जो आप पहले पे कर देते हो, पेड इन एडवांस हो जाता है। ऐसे एक्सपेंस विच इज पेड इन एडवांस, जो आपने पहले ही पे कर दिए हैं। और ऐसे एक्सपेंस जो हम पहले ही पे कर देते हैं वो हमारा करंट एसेट्स भी कहलाते हैं, वो हमारे लिए करंट एसेट्स भी हो जाते हैं। पर लेकिन ऐसे एक्सपेंस जो कि अभी भी हमारे सर पे लायबिलिटी है उसकी, ठीक है, अभी हमने पे नहीं करी उसे, इट इज एन एक्सपेंस विच इज येट टू बी पेड, तो ये हमारा करंट लायबिलिटी कहलाता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारा करंट लायबिलिटी होते हैं हमारे लिए। ऐसे ही 12वां टर्म देखते हैं जो कि है इनकम। इनकम क्या होता है? इनकम इज द प्रॉफिट अर्न्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। इनकम आपका वो प्रॉफिट है जो आप अकाउंटिंग पीरियड में कमाते हो। तो जब रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस कर देंगे, यहाँ पर रेवेन्यू का मतलब है रेवेन्यू रिसिप्ट्स। जो रेवेन्यू रिसिप्ट से जो आपके पास पैसा आया उसमें से आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस कर दोगे तो आपका इनकम निकल जाएगा। ठीक, अब आता प्रॉफिट। क्या होता है? प्रॉफिट अर्न्ड फ्रॉम नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस या रेगुलर एक्टिविटीज, यानी कि जो प्रॉफिट हम बिजनेस के नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस करके कमाते हैं। मान लो जिसका काम है गाड़ियों को सेल करना, तो वो गाड़ियों को सेल करके ही प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक है ना, वो उसके लिए नॉर्मल है। ये तो नहीं है कि वो अपनी एसेट और भी बेच दे रहा है, प्लाट बेच दे रहा है, जमीन बेच दे रहा है। ठीक है ना, तो वो आपका प्रॉफिट में नहीं आएगा। प्रॉफिट वो होता है जो आपका नॉर्मली जो बिजनेस होता है और आप उसको कैरी डाउन करके जो भी आप रेवेन्यू कमाते हो उसमें से जो बचता है एक्सपेंस निकाल के, उसको प्रॉफिट बोल देते हैं, जो आपके लिए रेगुलर एक्टिविटीज होती है। ठीक है ना, जो भी आपने रेवेन्यू कमाया उसमें से आप एक्सपेंस को माइनस कर दो तो आपका प्रॉफिट निकल गया। ठीक है, कई बार पूछ लेते ग्रोस प्रॉफिट क्या होता है। ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस प्रॉफिट का फॉर्मूला, तो जब रेवेन्यू में से हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं तो आपका ग्रोस प्रॉफिट आता है। वो ग्रोस होता है, मोटा माटी प्रॉफिट जिसे बोलते हैं। फिर नेट प्रॉफिट कैसे आता है? नेट प्रॉफिट यानी कि नेट एग्जैक्ट प्रॉफिट। तो जब हम रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस माइनस कर देते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं, टोटल एक्सपेंस। टोटल एक्सपेंस में आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों आ जाते हैं। ठीक है, तो वो आपका हो जाता है नेट प्रॉफिट। आगे बढ़ती है 14th टर्म देखते गेन। गेन क्या होता है? प्रॉफिट अर्न्ड फ्रॉम इरेगुलर एक्टिविटीज। जब हम प्रॉफिट कमाते हैं ऐसी एक्टिविटीज से जो हमारे लिए इरेगुलर है। ठीक है, लाइक
हमने एक कोई फिक्स्ड एसेट बेच दिया अपनी, उस पर कुछ पैसा कमा लिया, गेन हो गया। मान लो हमारे पास एक ज़मीन पड़ी थी, हमारा बिजनेस तो कुछ और है मान लो, ठीक, हम पे एक ज़मीन पड़ी थी, अब हमने वो ज़मीन को सेल आउट कर दिया। एक प्लाट पड़ा था 100 गज का, वो हमने बेच दिया। अब उससे पैसे आ गए हमें 1 करोड़ रुपीस। तो ये 1 करोड़ रुपीस हमारा कोई प्रॉफिट नहीं है बिजनेस का, ठीक ना, हमारी कोई इनकम है, ये हमारा कहलाएगा गेन, जो कि हमारी इरेगुलर एक्टिविटीज से जनरेट हुआ है। लॉस क्या होता है? लॉस हम इसका बोल सकते हैं एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर रेवेन्यू। जब आपके एक्सपेंस ज़्यादा हो और रेवेन्यू कम हो तो उसको लॉस कहते हैं, ठीक। जब आपके खर्चे ज़्यादा हो और रेवेन्यू कम हो तब आपका लॉस निकल जाएगा। अच्छा, अब आता है बिल्स रिसीवेबल। ये क्या चीज़ है? बिल्स रिसीवेबल एक ऐसा कागज का टुकड़ा है जो कि हमें डेटर से मिलता है। एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, हमें डेटर से मिलता है और ये हमारे लिए करंट एसेट है ये। अब डेटर कौन? जैसे मान लो ये हम हैं और ये हमारा डेटर है, ठीक है ना, ये हमारा डेटर है, हमने इसको दिए गुड्स क्रेडिट पर, ठीक, हमने उसे उधारी पे माल बेचा। अब ये हमें क्या दे रहा है? ये हमें पैसे ना देते हुए ये हमें दे रहा है BR, ठीक है, कि लो जी आप ये रखो, ये मेरी गारंटी है कि मैं आपको पैसा चुका दूंगा, आप 3 महीने बाद ये पैसा ले लेना, ठीक। उस कागज के टुकड़ों को क्या देते हैं? बिल्स रिसीवेबल, ठीक, BR, और ये हमारे लिए करंट एसेट होता है। ऐसे ही बिल्स पेबल क्या होता है? तो ये बिल्स पेबल हम जब उधारी पे माल लेते हैं किसी और से और उसको पैसे ना देके हम एक कागज़ का टुकड़ा दे देते हैं, तो उसको वो ही कागज़ का टुकड़ा बिल्स पेबल होता है। तो एक्सेप्टेंस गिवन टू द क्रेडिटर, क्रेडिटर हमारा वो होता है जिसको हमको पैसे देने होते हैं, पैसे ना देके हम उसे बिल्स पेबल दे देते हैं कि आप लो जी ये बिल्स पेबल पकड़ो, इस पे हमारे साइन है, आप विद इन 3 मंथ इसको कभी भी कैश करवा सकते हो, और ये हमारे लिए करंट लायबिलिटी होता है बिल्स पेबल। अब ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है? ट्रेड रिसीवेबल हमारा जब डेटर और बिल्स रिसीवेबल को हम जब कंबाइन कर देंगे, टोटल कर देंगे उनका, यानी कि डेटर यानी कि वो बंदे जिनसे पैसे लेने हैं, और बिल्स रिसीवेबल यानी कि वो कागज के टुकड़े जितने पैसे हमें मिलने हैं। मान लें हम पे 2 लाख रुपए के बिल्स रिसीवेबल पड़े हैं, ठीक है, और 3 लाख रुपए के डेटर है, तो 5 लाख रुपए का हमारा ट्रेड रिसीवेबल कहलाएगा, एक सपोज करो। और ट्रेड रिसीवेबल भी हमारे लिए करंट एसेट्स होता है। हमें कोई ट्रेड रिसीवेबल देता नहीं है, ये हमें खुद ही कैलकुलेट करना पड़ता है। जब हम देखते हैं कि हमारा अरे डेटर है, अरे इनसे तो हमें 3 लाख रुपए आने हैं, अरे हमारे पास तो BR भी पड़े हैं बिल्स रिसीवेबल, उनसे हमें 2 लाख रुपए आ जाने हैं, तो अब हमारे ट्रेड रिसीवेबल 5 लाख रुपए बन गए। ऐसे ही ट्रेड पेबल होता है, ये भी हमारा क्रेडिटर और बिल्स पेबल को मिला के बनता है, जो कि हमारी करंट लायबिलिटी है। ट्रेड पेबल हमारे लिए करंट लायबिलिटी है, क्रेडिटर यानी कि जिनको पैसा देना होता है, ठीक है। मान लो हमारे को 7 लाख रुपए देने हैं क्रेडिटर को अपने, ठीक है, प्लस हमने उसमें से 3 लाख रुपए के बिल्स पेबल भी इशू कर रखे हैं, ठीक है। तो अब हमारा टोटल बिल्स पेबल हो गया 10 लाख का, ठीक। जो 3 लाख रुपए के जिनको हमने दे रखे हैं बिल्स पेबल, ये भी हमारे कभी क्रेडिटर रहे होंगे, ठीक है। पर जब हमने इनको बिल्स पेबल दे दिया तो अब ये क्रेडिटर नहीं है हमारे, अब हमने बिल्स पेबल लिखेंगे। क्रेडिटर हमारे गए, अब हमने लिख दिया बिल्स पेबल, हमने बिल पे कर दिया एक तरीके से, और वो
उसकी जैसे टाइम लिमिट होती है 3 मंथ की, वो अपना कैश कभी भी करवा सकता है अपने 3 मंथ के बाद। और ये वो बंदे होते हैं 7 लाख वाली कैटेगरी में जिनको अभी हमने कुछ नहीं दिया है, सिर्फ हम उनसे उधारी पे माल लेके बैठे हैं और अभी तक हमने उन्हें कुछ भी नहीं दिया है, ना कैश दिया ना बिल्स पेबल दिया। तो ऐसे बंदे 7 लाख प्लस 3 लाख 10 लाख रुपए हमारे ट्रेड पेबल कहलाएंगे। ये एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं। स्टॉक, स्टॉक का दूसरा नाम इन्वेंट्री भी होता है। गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड, जो गुड्स अभी बिक नहीं पाए है साल के अंत में, और अनयूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो कि अभी भी अनयूज्ड, अभी उनका कुछ किया नहीं गया है एज ऑन पार्टिकुलर डेट, ठीक है, उसको हम स्टॉक बोल देते हैं। अच्छा, जो स्टॉक, जो इन्वेंट्री 1 अप्रैल को हम गिनते हैं उसे ओपनिंग स्टॉक कहा जाता है, और जो इन्वेंट्री हम 31 मार्च को गिनते हैं उसको क्लोजिंग स्टॉक बोला जाता है। 1 अप्रैल यानी कि साल की शुरुआत में, अकाउंटिंग पीरियड की शुरुआत में, जैसे 1 अप्रैल 2025 या 2026 लगा लो, ठीक है। और अब ये आ गया 31 मार्च 2027। अब जब हम दोबारा माल गिनेंगे तो 31 मार्च 2027 को जो अब हमारे जितने पास स्टॉक होंगे तो उसको क्लोजिंग इन्वेंट्री बोल देंगे। स्टॉक भी हमारे 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी में दिखता है जहाँ पर कुछ मैन्युफैक्चर हो जाता है। और दूसरा होता है आपका वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का ये भी आपका मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है हमारी, वहाँ पर भी जैसे मान लो अभी भी ये मशीनों में फंसा हुआ, एक तरीके से प्रोसेस में है, मशीनों में फंसा नहीं, जैसे अभी भी प्रोसेस में है, अभी इसका ये फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं बन पाया, या ना ये रॉ मटेरियल है ना ये प्रॉपर फिनिश्ड कुछ बन पाया है, बीच में जो अटका हुआ है वो साल ख़त्म हो जाए तो हम बोल देते हैं कि ये हमारा वर्क इन प्रोग्रेस है। और अब आता है हमारा तैयार डब्बा यानी कि फिनिश्ड गुड्स, ये हमारा ट्रेडिंग एंटिटी में दिखाई देता है। डिस्काउंट, अब आपका 21वां बेसिक अकाउंटिंग टर्म आ जाता है डिस्काउंट। तो इट इज़ द रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स, जब गुड्स के प्राइस में हम रिडक्शन करते हैं तो उसको हम बोल देते हैं डिस्काउंट। और ये भी 2 तरह के होते हैं। सबसे पहला आता है आपका ट्रेड डिस्काउंट, फिर आता है आपका कैश डिस्काउंट, ठीक। ट्रेड डिस्काउंट देख लेते हैं। इट इज द रिडक्शन इन प्राइजेस बाय सेलर, ये सेलर के द्वारा किया जाता है टू परचेजर ऑफ गुड्स, और जो गुड्स खरीद रहा होता है उसको दिया जाता है। व्हेन दे बाय गुड्स इन बल्क, जब वो बल्क में खरीदता है, जब खरीदने वाला माल बल्क में खरीदेगा तो उसको सेलर क्या देगा, ट्रेड डिस्काउंट देगा, ठीक। और ये रिकॉर्ड नहीं होता है कहीं पे भी, ये बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता ट्रेड डिस्काउंट। जैसे एक शर्ट आपकी 1000 रुपये की है और खरीदने वाले ने 100 शर्ट खरीद ली, 1 लाख रुपए का माल खरीदा, बल्क में खरीदा, तो आपने उसको 5% का ट्रेड डिस्काउंट दे दिया यानी कि 5000 रुपये। तो टोटल जो 95,000 रुपये बिल बना यही आपका बिल होगा, उसमें ये 5000 रुपये कहीं पे भी मेंशन नहीं होते, ठीक। अब आपका आता है कैश डिस्काउंट, तो ये भी सेलर देता है, किसको, अपने डेटर को, अपने डेटर को, ठीक है। यहाँ पर तो देखो ट्रेड डिस्काउंट उसको मिल रहा था जो कि कैश में माल लेके जा रहे हैं, वो भी बल्क में कैश दे रहे हैं और बल्क में माल जा रहा है, तो उनको आपका ट्रेड डिस्काउंट मिल जा रहा था। पर कैश डिस्काउंट उसको मिलता है जो डेटर होते हैं हमारे, जिनसे पैसा आना होता है। क्यों, अब हम ये क्यों देते हैं, ताकि डेटर हमें जल्दी पेमेंट कर दे। ये एक तरीके से एक्सपेंस होता है बेचने वाले के लिए, सेलर के लिए एक्सपेंस होता है और डेटर के लिए इनकम हो जाती है। और ये हमेशा ही रिकॉर्ड होगा बुक्स ऑफ अकाउंट में, हमेशा इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। ऐसे ही एक टर्म आता है रिबेट। रिबेट भी आपका रिडक्शन इन प्राइस होता है, प्राइस में जब हम रिडक्शन कर देते हैं। पर ये रिडक्शन क्यों करते हैं, एक तो कैश डिस्काउंट तो इसलिए हम देते हैं ताकि डेटर हमें जल्दी पैसा दे दे हमारा,
ठीक है, डेटर हमें जल्दी पैसा अर्ली पेमेंट कर दे, इसलिए हम उसको एनकरेज करने के लिए, उसको मोटिवेट करने के लिए उसको सीडी दे देते हैं, सीडी यानी कि कैश डिस्काउंट। ठीक, पर रिबेट हम जब देते हैं जब हमारा माल की क्वालिटी पुअर हो या डिफेक्टेड प्रोडक्ट हो, तो इस केस में हमें रिबेट भी देना पड़ जाता है। अब आता है 22वां टर्म बैड डेप्ट। बैड डेप्ट, बैड गंदे डेटर, जो कि डेटर हमारे डूब चुके हैं, जिनसे पैसा अब नहीं आने वाला, उसको बोल देते हैं बैड डेप्ट। इट इज़ द अमाउंट पेबल टू बिजनेस दैट इज रिटर्न ऑफ बिकॉज इट हैज़ बिकम इरिकवरेबल। ठीक, ये ऐसा अमाउंट होता है जो कि बिजनेस को पे तो होना था, पर अब इसको हम हटा रहे हैं कि नहीं भाई हटाओ से, चलो अब नहीं ये आना ही नहीं है, अब हम समझ गए ये पैसा आना ही नहीं है हमारा, तो अब इस पैसे को कैसे हटाएंगे। मान लो हमने हमारा मार्केट से 1 लाख रुपए अब नहीं आना, हमें पता है ये पैसा आएगा ही नहीं, मर चुका है ये पैसा, तो अब हम इसको लिखेंगे बैड डेप्ट। ये 1 लाख रुपए अब हमारा क्या है, बैड डेप्ट, कि पैसा इरिकवरेबल है, ये पैसा नहीं आएगा कभी। डेप्रिसिएशन, तो जब भी टेंजिबल एसेट की वैल्यू में गिरावट आती है, टेंजिबल एसेट की वैल्यू में गिरावट आती है, तो उसको ही हम डेप्रिसिएशन बोल देते हैं। फॉल इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट्स ड्यू टू यूसेज, जब हम उसको यूज़ कर रहे हैं टाइम टू टाइम, कोई भी मशीन कोई भी कुछ, और उस टेंजिबल एसेट की वैल्यू में गिरावट आ रही है, उसको हम डेप्रिसिएशन बोल देते हैं। तो एमोटाइजेशन क्या होता है फिर, ठीक है, और ये जब होता है जब हम कोई भी इनटेंजिबल एसेट की वैल्यू में गिरावट आती है, तो उसको एमोटाइजेशन बोल देते हैं। जैसे हमारे पेटेंट, पहले मान लो 10 लाख रुपए के हमारे पेटेंट थे, मार्केट वैल्यू हमारे पेटेंट की 10 लाख थी, ठीक, लेकिन अब आज हमने अपना कैलकुलेशन करी, तो आज हमारी पेटेंट वैल्यू 8 लाख रुपए है, आ गए ना गिरावट। जो 2 लाख रुपए की आपकी गिरावट आई है, तो इसको बोलेंगे एमोटाइज्ड हो गए, हमारे पेटेंट एमोटाइज्ड हो गए। ठीक है, पेटेंट क्या होते हैं, इंटेंजिबल एसेट होते हैं जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। आगे बढ़ते हैं। इंसोल्वेंट, इंसोल्वेंट एक ऐसा बंदा, पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेट, जो अपना डेट, अपना कर्जा चुकाने में असमर्थ है, उसको हम बोल देते हैं इंसोल्वेंट हो गया, ये तो इंसोल्वेंट है, ये अपना कर्जा नहीं चुका पाएगा। परचेज, परचेज का मतलब होता है इट मीन्स परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज और परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल। यहाँ पर परचेज का मतलब होता है कि रॉ मटेरियल आप खरीद रहे हो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज के लिए, और आप परचेज कर रहे हो गुड्स फॉर रीसेल पर्पस। रीसेल पर्पस यानी कि ट्रेडिंग एंटिटी के लिए, जहां पर ट्रेडिंग होती है। ठीक, परचेज इंक्लूड बोथ कैश एंड क्रेडिट परचेज, परचेज के अंदर आपका कैश और क्रेडिट परचेज दोनों आ जाता है। अब परचेज रिटर्न क्या होती है, 26वां टर्म है आपका परचेज रिटर्न। तो जब हम गुड्स परचेज में बी रिटर्न टू द सेलर फॉर एनी रीजन, जब आप माल खरीद के लाते हो और किसी भी कारण उसको वापस कर देते हो, कुछ उसमें से मान लो आपने 50 डब्बे खरीद के लाए, कोई भी प्रोडक्ट के 50 डब्बे खरीद के लाए, जिसमें से 2 डब्बे आपको वापस देने हैं उसी सेलर को, तो हम अपना लिखेंगे कि हमारा परचेज रिटर्न हो गए 2 डब्बे। ठीक है, वो कारण कुछ भी हो सकता है, और मेनली तो कारण डिफेक्टिव, जैसे डिफेक्टिव प्रोडक्ट होते हैं वही वापस जाते हैं। इसको रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे पास से वापस चले जाते हैं। परचेज रिटर्न का मतलब रिटर्न आउटवर्ड, हमने रिटर्न कर दिया, हमारे पास से चले गए। अब सेल्स क्या होती है, सेल्स मीन सेल ऑफ गुड,
माल बेचना। इसमें भी हमारा कैश और क्रेडिट सेल आ जाता है, नगद में माल बेच लो, उधारी में माल बेच लो। अब इसमें 28वां टाइम आता है सेल रिटर्न। सेल रिटर्न क्या होती है? जब गुड्स सोल्ड, जब हमने जो माल बेचा और वो रिटर्न हो गया बाय परचेजर। हमारा जो परचेजर था, जो जिससे हमने माल जिसको हमने माल बेचा था, ठीक है, हम सेलर हो गए, वो परचेजर हो गया। अब परचेजर ने किसी कारणवश हमें माल वापस कर दिया, ठीक है, उसको ही सेल रिटर्न बोल देते हैं। और इसको रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं, क्योंकि बिका हुआ माल जो कि पहले से ही बाहर था वो अब अंदर आ गया, तो उसको बोल देते हैं रिटर्न इनवर्ड। ठीक। अब वाउचर क्या होता है? ये एक सबूत होता है ट्रांजैक्शन का। इट इज एन एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन हैविंग टेकन प्लेस। ये भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, सोर्स वाउचर और अकाउंटिंग वाउचर। अब आपका आता है एंट्री। ट्रांजैक्शन और इवेंट व्हेन रिकॉर्डेड इज नोन एज एंट्री। जब हम किसी ट्रांजैक्शन को या इवेंट को रिकॉर्ड करते हैं तो उसको ही एंट्री बोलते हैं। प्रोप्राइटर कौन होता है? प्रोप्राइटर ऐसा बंदा होता है जो कि कैपिटल लगाता है बिजनेस में और रिस्क लेता है, ठीक, यानी कि ओनर जो कि बिजनेस में कैपिटल लगा रहा है, अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है और सारे रिस्क भी बेयर कर रहा है, उसको प्रोप्राइटर बोल देते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट क्या होता है? ये ऐसी बुक्स जिसमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है, ठीक है, जैसे जर्नल, फिर उसके बाद पोस्ट हो जाती है लेजर में। फिर आपका 33वां टर्म आ जाता है फाइनेंशियल अकाउंट। और फाइनल अकाउंट क्या होता है? देखो, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी पड़ती है हमें। ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट जब बनाते हैं तो उसको बोल देते हैं इनकम स्टेटमेंट, लेकिन जो बैलेंस शीट होती है वो हमारी हो जाती है पोजीशन स्टेटमेंट। जब इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट मिलती है तो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहलाती है। यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट है जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट आपका शामिल है, लास्ट में जाके बैलेंस शीट भी आपकी शामिल हो जाती है, तो आपका उसको बोल देते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट्स। डेबिट। डेबिट क्या होता है? ये अकाउंट जो हम बनाते हैं उसकी लेफ्ट साइड होती है, ठीक है। मान लो हमने एक अकाउंट बनाया, ऐसे टी शेप अकाउंट बनते हैं, तो यहाँ पर ये जो साइड होती है इसकी, ये डेबिट साइड होती है और ये होती है आपकी क्रेडिट साइड। तो अभी लेफ्ट साइड, यानी कि जो ये लेफ्ट साइड है, इसी को अकाउंट की डेबिट बोल देते हैं। क्रेडिट क्या होता है? राइट साइड ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड क्रेडिट। जब अकाउंट की राइट साइड ये रही तो ये आपका क्रेडिट साइड है, ये आपकी डेबिट साइड है। अभी अकाउंट क्या होता है? अकाउंट आपका टी शेप ये इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। इट इज ए रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन अंडर ए पार्टिकुलर हेड। जब आप रिकॉर्ड करते हो ट्रांजैक्शन का एक पर्टिकुलर हेड के अंदर, और ये टी शेप का होता है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसे आरएफओ भी बोलते हैं, आरएफओ, ये क्या होता है? तो रेवेन्यू अर्न्ड फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से पैसा हम बनाते हैं वो रेवेन्यू हो जाता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यानी कि रेगुलर एक्टिविटीज से जो हम पैसा बनाते हैं, जो हमारा डे टू डे जो हमारा काम ही है। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है, जैसे सीओजीएस भी बोलते हैं, तो इसको डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोल देते हैं। इसका ये मतलब होता है, इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब है कि आपकी जो माल आपने बनाया उसमें कितनी लागत आई है, आपकी बनाने से लेके उसे बेचने तक की कॉस्ट निकाली जाती है, उसे बोल देते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जब यही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आरएफओ में से माइनस हो जाता है, रेवेन्यू फ्रॉम, या रेवेन्यू में से इसे माइनस करते हैं, तो हमारा ग्रोस प्रॉफिट आता है। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर यही तक था। हमने टोटल इस चैप्टर में 38 अकाउंटिंग टर्म्स देखे हैं। ठीक है, 38 अकाउंटिंग टर्म्स देखे हैं। इस चैप्टर को अब यही क्लोज करते हैं।